साथियों, 1971 का वह ऐतिहासिक साल जब भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को घुटनों पर ला दिया था, बल्कि दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदलकर एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण कर दिया था। उस दौर में भी दुनिया को यह मिशन पूरी तरह असंभव लगता था। आज ठीक वैसे ही एक और बड़ा मिशन बैकग्राउंड में चल रहा है, जिसे कई लोग शायद आज भी सिर्फ एक राजनीतिक जुमला समझ रहे हैं, और वह है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके। पीओके की भारत में वापसी होने वाली। दोस्तों, भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर मोहरें कुछ इस तरह बिछाई जा रही हैं कि बिना किसी बड़े विनाशकारी युद्ध के भी यह असंभव कार्य संभव होने की कगार पर पहुंच चुका है। भारत की मौजूदा रणनीतिक तैयारियों, वैश्विक समीकरणों और पाकिस्तान के आंतरिक हालातों को जोड़कर देखें तो यह साफ हो जाता है कि पीओके की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम और भारत के मास्टर प्लान को समझने के लिए सबसे पहले इतिहास की उन कड़ियों को जोड़ना होगा जिन्हें इस विवाद को जन्म दिया। हम बात कर लेते हैं दोस्तों साल 1947 में। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कानूनी और संवैधानिक तौर पर पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुका था, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान ने कबीलाई लड़ाकों की आड़ में अपनी सेना को कश्मीर में घुसा दिया। जब यह मामला संयुक्त राष्ट्र यूएन पहुंचा तो वहां सीज फायर की घोषणा कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि जो सेनाएं जहां थीं वहीं रुक गईं और एक काल्पनिक रेखा खींच दी गई, जिसे आज हम LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इस सीज फायर की वजह से हमारा एक बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया, जिसे आज हम पीओके कहते हैं। अगर आज के जमीनी हालातों और नक्शे को ध्यान से देखें दोस्तों, तो कश्मीर की भौगोलिक स्थिति 3 हिस्सों में नजर आती है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं। पहला हिस्सा भारत के पास है, जो कुल कश्मीर, ये वाला जो हिस्सा है कश्मीर का, जो 60% हिस्सा है भारत के पास। दूसरा हिस्सा वह 30% भूभाग है, जिसे वह पाकिस्तान में पीओके कहते हैं। ये 60% है आपका भारत का हिस्सा। यही जो आपका पूरा पीओके यानी कश्मीर है, कश्मीर का ही कुछ हिस्सा पीओके में चला जाता है, जिसे हम 30% कहते हैं, यानी 30% कब्जा है किसका? पाकिस्तान का, और जिसे वह दुनिया के सामने आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। तीसरा हिस्सा वह 10% हिस्सा है जो अक्साई चीन है, जिसे चीन ने भारत से छीन लिया था 1962 के युद्ध के दौरान। चीन ने अवैध कब्जा कर लिया था। इसके अलावा एक छोटा सा हिस्सा है सक्षम वैली, ये वाला जो हिस्सा आपको यहां नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया 1963 में। साथियों, पाकिस्तान ने 1963 में एक सोची समझी साजिश के तहत चीन को तोहफे में दे दिया गया था, ताकि इस पूरे विवाद में चीन को भी भारत के खिलाफ एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। वर्तमान सरकार के राजनीतिक एजेंडे और मैनिफेस्टो को देखें तो 3 सबसे बड़े और लगभग नामुमकिन माने जाने वाले शामिल हैं। पहला वादा था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना। सालों तक स्थानीय नेताओं और अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना था कि 370 को छूना बारूद के ढेर पर पैर रखने जैसा होगा, लेकिन साल 2019 में सरकार ने एक झटके में इसे हटाकर वहां एक नया प्रशासनिक ढांचा खड़ा कर दिया। दूसरा बड़ा मुद्दा था भव्य राम मंदिर का, जो कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो चुका है। अब इन दोनों बड़े ऐतिहासिक वादों के पूरे होने के बाद सरकार का तीसरा और सबसे अंतिम ड्रीम प्रोजेक्ट है पीओके की भारत में वापसी। सुरक्षा रणनीतिकारों और देश की शीर्ष लीडरशिप की चाणक्य नीति ने इस मिशन की स्क्रिप्ट को बैकग्राउंड में बहुत ही खामोशी से लिखना शुरू कर दिया। अक्सर आम जनता के मन में यह सवाल उठता है कि पीओके को वापस लेने के पारंपरिक रास्ते क्या हैं? सामान्य तौर पर 3 रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर ये तीनों ही प्रैक्टिकल नजर नहीं आते। पहला रास्ता यह है कि पाकिस्तान खुद अपनी मर्जी से यह इलाका भारत को सौंप दे, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि उसकी मौजूदा मानसिक स्थिति और सैन्य प्रभाव को देखते हुए बिल्कुल नामुमकिन है। दूसरा रास्ता है अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया जाए या संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप का इसमें हस्तक्षेप हो। लेकिन वैश्विक राजनीति में अमेरिका जैसे देश हमेशा अपने हितों के हिसाब से रंग बदलते हैं, और चीन हमेशा पाकिस्तान के ऑल वेदर फ्रेंड के रूप में खड़ा रहता है।
तीसरा रास्ता एक पूर्ण सैन्य युद्ध का है, फुल स्केल वॉर। यदि भारत सीधे तौर पर अपनी सेना भेजकर पीओके पर हमला करता है तो दोनों देशों के परमाणु संपन्न होने के कारण एक बड़े न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ जाएगा। युद्ध हमेशा अपने साथ भयंकर आर्थिक मंदी और महंगाई लेकर आता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं उसका ईरान का और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, और किस तरीके से महंगाई चारों तरफ घूम रही है। साथियों, पाकिस्तान तो वैसे ही कंगाल हो चुका है, भिकारियों की तरह भीख मांगता रहता है, करोड़ों कटोरा लेके कहीं भी चला जाता है। इस गधे पाकिस्तान की बातों में दम नहीं है दोस्तों, लेकिन भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऐसे किसी भी बड़े युद्ध से भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सीधा युद्ध नहीं होगा तो पीओके भारत के पास कैसे आएगा? है किसी के पास जवाब? यहीं से शुरू होता है भारत का असली रणनीतिक मास्टर प्लान, जिसे हाइब्रिड और एशिमेटिक वॉरफेयर कहा जाता है। भारत की रणनीतिक पाकिस्तान को सीमा पर हराने की बजाय उसे उसके खुद के कर्मों और आंतरिक खोखलेपन से तोड़ने की है। इस समय पीओके, विशेषकर जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वहां गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। वहां की स्थानीय जनता ने पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह छेड़ दिया है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी के नेतृत्व में लाखों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और वहां एक ही नारा गूंज रहा है कि वे अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते और भारत में हम विलय होना चाहते हैं, भारत में विलय की मांग करते हैं। पीओके जनता के इस प्रचंड गुस्से और विद्रोह के पीछे तीन सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण है चरम पर पहुंची आर्थिक कंगाली और बेकाबू महंगाई। पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था के कारण वहां आटा, दाल और दवाओं जैसी बुनियादी चीजें भी आम इंसान की पहुंच से परे हो चुकी हैं। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है बिजली का। वहां बिजली नहीं आती, बिजली का धोखा बहुत बड़ा है वहां पर। जिस पानी और जिन डैम्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर पन बिजली यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वे सभी डैम इसी पीओके के इलाके में स्थित हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की जमीनों को छीनकर ये प्रोजेक्ट बनाई गई। लेकिन विडंबना देखिए दोस्तों कि इसी इलाके के लोगों को सबसे महंगी दरों पर बिजली बेची जा रही है। इन्हीं की जगह ली, इन्हीं का पानी लिया, यहीं पर आपने प्रोजेक्ट बनाया और इन्हीं को बिजली नहीं दे रहे, और दे भी रहे हैं थोड़ी बहुत, तो इतनी महंगी दे रहे हैं वो ले ही नहीं सकते, वह भी दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए दोस्तों। जबकि वही बिजली लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में बैठे रईसों को बेहद सस्ते दामों पर और 24 घंटे सप्लाई की जाती है। इनका बस चले तो 24 से 25 घंटे कर सकते हैं। और तीसरा कारण वहां का राजनीतिक कठपुतली तंत्र है दोस्तों। पाकिस्तान ने पीओके की असेंबली में 12 सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व कर रखी हैं जो यह इलाका छोड़कर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में बस चुके हैं। इन सीटों पर इस्लामाबाद अपने चमचों को बिठा देता है जो वहां के मूल निवासियों की आवाज को दबाने का काम करते हैं। पाकिस्तान सरकार ने इस जन विद्रोह को दबाने के लिए वहां अपनी सेना और रेंजर्स को उतार दिया, जिसके कारण हिंसक झड़पें हो रही हैं और कई स्थानीय नागरिक मारे जा चुके हैं। इस दमन चक्र ने आग में घी का काम किया है। वहां के प्रदर्शनकारियों ने अब खुलेआम कहना शुरू कर दिया है कि अगर उन पर जुल्म बंद नहीं हुआ तो वह सीधे भारत सरकार से संपर्क करेंगे और नियंत्रण रेखा एलओसी को पार कर भारत में शामिल हो जाएंगे। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के जन विद्रोह के पीछे निश्चित रूप से भारतीय खुफिया एजेंसियों का एक बेहद सोची समझी रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक सपोर्ट काम कर रही है। बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को अंदर से इतना कमजोर कर देना कि वह अपनी सीमाओं को संभाल ही ना पाए, यह आधुनिक कूटनीति का सबसे बड़ा अचूक हथियार है। इस पूरे मिशन में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान नहीं है बल्कि चीन भी है। चीन ने हिंद महासागर और मलक्का स्टेट ऑफ मलक्का में भारत के रणनीतिक दबदबे से बचने के लिए एक बहुत बड़ा गेम प्लान तैयार कर लिया है, जिसे सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां से स्टार्ट होता है और ग्वाडर पोर्ट में और अरब सागर में यहां के मिल जाता है। यह है भैया आपका सी पैक। यहां ध्यान दीजिएगा, चाइना से आ रहा है, पीओके में होके पाकिस्तान और फिर लास्ट में बलूचिस्तान में होते हुए ग्वादर पोर्ट पर, ग्वादर पोर्ट भैया आपका अरेबियन सी में। चीन का लगभग 80% व्यापार मलक्का जलडमरू मध्य से होता है। ये आपका भैया मलक्का स्टेट हो गया।
ये क्या है, मलक्का स्टेट हो गया। अब ये क्या कहना चाह रहा है चाइना कि इसे हम बाईपास करके हम डायरेक्ट व्यापार यहां कर लें, क्योंकि ये जो सीमा आती है वो भारत के कंट्रोल में रहती है। युद्ध की स्थिति में भारतीय नौसेना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास से चीन के इस लाइफ लाइन रूट को बेहद आसानी से ब्लॉक कर सकती है। इसी डर से चीन ने अरब सागर में स्थित पाकिस्तान के ग्वाडर पोर्ट से लेकर सीधे अपने सी जिनपिंग प्रांत तक हजारों करोड़ डॉलर का निवेश करके एक कॉरिडोर बनाया है, जो गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके से होकर गुजरता है। अगर भारत सीधे तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करता है तो चीन अपने इस भारी भरकम निवेश को बचाने के लिए सीधे युद्ध में कूद सकता है। और हमने पहले भी चीन से कह चुका था कि इस गधे पाकिस्तान से हम पीओके कभी भी एक गाल पर थप्पड़ मारकर छीन लेंगे। तो हिसाब से रहना चाइना, होश में रहना। ऐसा ना हो तुम अपना पैसा यहां पर लगाओ और तुम्हारा पैसा किसी काम का ना हो, पहले सोच समझ लेना। हमने वार्निंग दे दी चीन को। यही कारण है दोस्तों कि भारत की रणनीतिक बेहद सीधे और सदे हुए और क्रमिक चरणों स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी पर आधारित है। भारत के पहले कदम के तहत निशाना वह आजाद कश्मीर वाला हिस्सा है जहां इस समय सबसे तीव्र विद्रोह चल रहा है। इस भौगोलिक क्षेत्र की सबसे खास बात यह है कि चीन का सीपैक कॉरिडोर इस हिस्से से होकर नहीं गुजरता। यदि इस क्षेत्र की जनता के विद्रोह के दम पर भारत रणनीतिक रूप से इस हिस्से का अपने में विलय कर लेता तो चीन को इसमें सीधे तौर पर दखल देने का कोई कानून या कानूनी रणनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा। पहले चरण में इस इलाके को सुरक्षित करने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से टूट जाएगा। इसके बाद दोस्तों शुरू होगा दूसरा चरण, जो गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ है। बलूचिस्तान में भी आजादी की मांग चरम पर है और वहां आए दिन चीनी इंजीनियरों पर हमला हो रहे हैं। उन्हें भगाया जा रहा है, उन्हें रौंदा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, जिससे चीन का महत्वाकांक्षी सीपैक प्रोजेक्ट पहले ही वित्तीय घाटे और सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। जब भारत रणनीतिक रूप से गिलगित बाल्टिस्तान की ओर बढ़ेगा तब तक पाकिस्तान की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी होगी कि वह किसी भी तरह का प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं रहेगा। उस स्थिति में चीन के साथ एक व्यापारिक कूटनीतिक समझौता भी किया जा सकता है कि जमीन पूरी तरह से भारत की संप्रभुता के अधीन रहेगी, लेकिन चीन अपने सीमित व्यापारिक पारगमन के लिए इस सड़क का इस्तेमाल कर सकता है। एक बार जब पूरी टेरिटरी पर भारतीय सेना और प्रशासन का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तो वैश्विक नियमों की चाबी पूरी तरह से नई दिल्ली के हाथ में होगी। भारत की यह नई विदेश नीति और सैन्य रणनीतिक दुनिया को यह संदेश दे रही है कि अब भारत रक्षात्मक मुद्रा से बाहर निकलकर आक्रामक और दूरदर्शी सोच के साथ काम कर रहा है। वैश्विक विषाद पर चीन को घेरने के लिए भारत नेकलेस ऑफ डायमंड की रणनीतिक पर काम कर रहा है। भारत ने वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों को ब्रह्मोस मिसाइलें सौंपकर साउथ चाइना सी में चीन के पिछवाड़े में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। सोच ले चीन, भारत यहां ब्रह्मोस लेकर खड़ा है, उधर फिलीपींस है और साइड में तेरा वियतनाम है और ऊपर से जापान तेरे अंगेस्ट है ही। वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया और मलक्का स्टेट के मुहाने पर भारत अपने सैन्य अड्डों को लगातार मजबूत कर रहा है। हाल ही में बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट को लेकर चल रही रणनीतिक खींचतान हो गई, या चाबहार पोर्ट के जरिए ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक पहुंच बनाना। भारत ने हर उस मोर्चे को ब्लॉक कर दिया जहां से पाकिस्तान या चीन भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। इतिहास गवाह है कि यह सरकार कभी भी बड़े अभियानों का ढिंडोरा पीटकर काम नहीं करती। जब 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई या 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की के जरिए पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों को ठिकाने लगाया गया, तो उसकी भनक दुनिया को तब लगी जब ऑपरेशन पूरी तरह सफल हो चुका था। जब भारतीय मिसाइलें गलती से या रणनीतिक के तहत पाकिस्तान के भीतर जाकर गिरी तो पाकिस्तान की वायुसेना और उसका रडार सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुआ था। वह खौफ आज ही पाकिस्तानी जनरलों की आंखों में साफ देखा जा सकता है कि भू राजनीतिक के इन तमाम समीकरणों, पाकिस्तान के भीतरी हालातों, वहां की जनता के विद्रोह और भारत की अचूक कूटनीति को अगर एक फ्रेम में रखकर देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि बिना किसी विध्वंसक परमाणु युद्ध के भी पाकिस्तान को अंदर से इतना खोखला किया जा चुका है कि पीओके की भारत में वापसी अब केवल समय की बात रह गई है। वह दिन दूर नहीं जब दुनिया सुबह सोकर उठेगी और एक ब्रेकिंग न्यूज के जरिए यह ऐतिहासिक सच सामने आएगा कि अखंड भारत का वह खोया हुआ हिस्सा हमेशा के लिए अपने वतन वापस लौट आया है। दोस्तों, आपकी क्या बारी है?
दोस्तों अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, क्या पीओके 2026 या 2027 में भारत का अभिन्न अंग होगा? क्या सरकार को ये कदम जल्द से जल्द उठाना चाहिए? अगर सरकार नहीं उठा रही तो क्या सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है? और सरकार अगर उठा रही है तो क्या ये भारत के लिए खुशी का माहौल है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही शानदार अपडेट के लिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आप देश प्रेमी हैं, देश हित में काम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा, पीओके वापस आना चाहिए ये जरूर लिखिएगा और अपनी राय हमें जरूर बताएं ताकि इससे हमें और भी ज्यादा मदद मिले अगली अपडेट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।